Good morning guys, this is me Poonam and welcome back to our channel. So in this video we will do short type question answer of unit second that is reading comprehension. ठीक है, तो ये फिफ्थ पेपर यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी की यूनिट सेकंड की थर्ड क्लास होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। ये जो ऊपर आप क्वेश्चन देख रहे हैं 21 तक ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज जो हमको करना है वो करना है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छे से अपन इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय रीडिंग विद ईज, यानी कि रीडिंग यानी क्या होता है, पढ़ना या फिर पाठन। इससे आप क्या समझते हैं और इसको आसानी से समझना या सरलता से पढ़ना क्या कहलाता है। तो रीडिंग विद ईज, रीडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट ए प्रिंटेड और रिटन सिम्बल्स एंड ट्रांसलेटिंग इट इनटू एप्रोप्रिएट साउंड। रीडिंग का मतलब होता है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम प्रिंटेड या फिर रिटन सिंबल्स को देखते हैं। जैसे मैं पढ़ रही हूँ तो यहाँ पे प्रिंटेड चीज़ें हैं उनको, या फिर जो लिखी हुई चीज़ें सिंबल हैं उनको मैं देख रही हूँ एंड ट्रांसलेटिंग इट इनटू, उसको अनुवाद कर रहे हैं इन एप्रोप्रिएट साउंड, उचित ध्वनियों में उनका अनुवाद कर रहे हैं। ठीक है, यही है पढ़ना। बेसिकली अगर देखा जाए तो इसकी डेफिनेशन यही बनेगी, दिस स्पोकन सिंबल इज फर्दर एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट फॉर विच इट स्टैंड। और जो हम सिंबल बोल रहे हैं वो किसी न किसी चीज़ से, किसी ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट जिसके लिए वो लागू होते हैं, जिसके लिए वो स्टैंड करते हैं, उससे एसोसिएटेड होते हैं। जैसे मैंने बोला ट्री, तो ट्री बोलने का मतलब ये है, जैसे मैंने बोला ट्री तो आपके माइंड में ट्री की इमेज आ गई होगी कि आपको पता है ट्री मतलब पेड़ होता है। तो ट्री मतलब एक वर्ड जो हो गया वो एक सिंबल से एसोसिएट है। ठीक है, ट्री एक वर्ड है और हमारे माइंड में वो किस ऑब्जेक्ट के लिए वो वर्ड आता है वो हमारे माइंड में फिक्स है। ठीक है, उसके बाद है दिस रीडिंग कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट, द सिंबल्स, द साउंड एंड द सेंस। इसलिए रीडिंग में या फिर पाठन में 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो होती है सिंबल, तो रीडिंग में 3 एलिमेंट या फिर 3 अंग मुख्य हैं। एक है सिंबल, ठीक है, दूसरा है साउंड और तीसरा है सेंस। सेंस यानी उसका कोई अर्थ भी तो बनता हो, निरर्थक शब्द कोई मायने नहीं रखते हैं। ठीक है, वो पाठन सिंबल्स यानी उसका जो प्रतीक, साउंड उसकी ध्वनि और सेंस यानी उसका अर्थ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड, अब देखो आप ये पढ़ सकते हो, इसमें इतना कुछ वही ट्री का एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर एक बच्चा ट्री बोलता है तो उसके माइंड में वो सिंबल भी देख रहा है, उसको माइंड में उसकी इमेज आ जाती है। आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। उसके बाद है द रीडिंग स्किल इज मेड अप ऑफ, जो रीडिंग स्किल है वो किस किस चीज़ों से बनती है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ग्राफिकल मार्क्स, ठीक है, द कोरिलेशन ऑफ दीज विद फॉर्मल लिंग्विस्टिक एलिमेंट, द कोरिलेशन ऑफ दीज विद द मीनिंग। बिल्कुल ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है बता रहा है वो। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ग्राफिकल मार्क्स का मतलब है यानी ग्राफिक्स चिन्हों की पहचान। उसके बाद द कोरिलेशन ऑफ दीज विद फॉर्मल लिंग्विस्टिक एलिमेंट, फॉर्मल लिंग्विस्टिक एलिमेंट यानी औपचारिक भाषाई तत्व के साथ इसका रिलेशन, इसका सहसंबंध। एंड द कोरिलेशन विद दीज विद मीनिंग यानी इसका जो अर्थ के साथ इसका सहसंबंध है। ठीक है, ये रीडिंग स्किल इन सबसे बनती है हमारी रीडिंग स्किल और अच्छी। वैसे ये वाला क्वेश्चन इतना टफ नहीं है और इसमें लैंग्वेज थोड़ी टफ दे रखी होती है, आपको समझना है अपने हिसाब से, आप इंग्लिश बना के उसके लिख दीजिएगा। तो ये इन्होंने एक वैसा एक ट्राइंगल बना के, इससे टीचर पर अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कि बच्चे को कुछ आता है। तो आप लिख सकते हैं एक तरफ सिंबल, एक साउंड और सेंस, ये एलिमेंट है रीडिंग के, जैसे अभी पढ़ा था। ठीक है, हमने भी स्टडी किया। व्हेन ए पर्सन रीड एनीथिंग, जब एक व्यक्ति कुछ भी पढ़ता है, हिज आइज गो ऑन मूविंग अलॉन्ग विद द प्रिंटेड और रिटन सिंबल। बिल्कुल ठीक है, उसकी आंखें जो भी वो चीज़ पढ़ रहा है, चाहे वो प्रिंटेड है चाहे वो रिटन है, उसकी आंखें उसके साथ मूव करती हैं। ही रीड्स व्हेन द आइज आर हैविंग ए शॉर्ट स्टॉप एंड नॉट व्हेन द आइज आर इन मूवमेंट। ठीक है, वो रीडर जो होता है, जो पढ़ने वाला पाठक है, वो उसको पढ़ता रहता है जब तक कोई कॉमा नहीं आ जाता या फुल स्टॉप नहीं आ जाता, तब तक उसको रुकना नहीं होता, तब तक उसकी आइज मूव करती है। वो एक लाइन को उसने पढ़ा जहाँ पे स्टॉप आया तो उसने उसको समझा और उसकी आंखें जब मूवमेंट नहीं कर रही मतलब वो नहीं पढ़ रहा। वाइल रीडिंग, पढ़ने के दौरान, वी टुक ए एग्जाम्पल, वी लुक एट ए वर्ड एज ए होल नॉट एट द वेरियस लेटर ऑफ द वर्ड। जब हम पढ़ते हैं तो एक वर्ड को, एक शब्द को हम उसको पूरा पढ़ते हैं, ऐसे नहीं कि उसका एक एक वर्ड का, जैसे हाउस पढ़ रहा है हमने तो हम इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे HOUSE, हम पढ़ेंगे इसको हाउस। ठीक है, हम उस चीज़ से बहुत उबर चुके हैं। तो ये आपको लिख सकते हो और ये नीचे बस वैसे ही कुछ डायग्राम दे रखा है
कुछ खास इसका मतलब है नहीं, हम आगे चलते हैं। आफ्टर हैविंग ए गॉट ए गुड पिक्चर इन प्रैक्टिस इन रीडिंग, यानी रीडिंग में यानी पाठन में अच्छी प्रैक्टिस होने के बाद द स्टूडेंट विल बी एबल टू रीड द ईज ऑल फॉर्म ऑफ द रिटन लैंग्वेज लाइक मोबाइल मैसेजेस, नोटिस, पोस्टर, अकेडमिक टेक्स्ट, ईमेल, सर्कुलर्स, पैम्पलेट एंड लाइब्रेरी टेक्स्ट। यानी बच्चे को जब अच्छे से पढ़ना आ जाता है तो उसके बाद बच्चा ये सब चीज़ें पढ़ सकता है, ये हम आराम से लिख सकते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, हमको हमारा काम ही इसको इजी बनाना है। तो इसमें क्या हमने जो भी पढ़ा, हमने अभी तक जो पढ़ा था उसमें सिर्फ यही था कि रीडिंग विद ईज का मतलब क्या है, तुमको बताना है कि रीडिंग क्या है। पहले तो रीडिंग का मतलब है प्रिंटेड या रिटन सिंबल को देखना और उसको एप्रोप्रिएट साउंड में ट्रांसलेट करना, ठीक है। उसके बाद रीडिंग के 3 एलिमेंट बता दिए जो इंपॉर्टेंट था। उसके बाद एग्जांपल देके बता दिया। एग्जांपल इन्होंने ट्री का दिया, हम किसी और की चीज़ का, हमने कप का एग्जांपल दे दिया कि अगर हम एक वर्ड कप को देखते हैं तो कप को देखते हैं हमारे माइंड में एक सिंबल भी आ जाता है, या फिर बच्चे को उसकी फोटो के साथ उसको दिखा रहे हो तो आप वो वाली चीज़ लिखना है ना। उसके बाद ये डायग्राम थोड़ा सा बना देना। हाँ, और ये भी लिख सकते हो द रीडिंग स्किल इज मेड अप ऑफ 3, ये 3 एलिमेंट भी आप यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ ही ये थोड़ा बहुत और जो चीज़ें ले रखी है, और बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं क्वेश्चन को, इतना है नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। हाँ, और ये कंप्रहेंशन और लोकेशन ये भी, ठीक है। व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ न्यूज़पेपर इन टीचिंग इंग्लिश, यानी इंग्लिश शिक्षण में या फिर अंग्रेजी शिक्षण में न्यूज़पेपर की यूटिलिटी, न्यूज़पेपर यानी अखबार की क्या उपयोगिता है। तो रीडिंग इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर डेली लाइफ। तो हमारी डेली लाइफ का एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट है क्या, रीडिंग, ठीक है। मतलब हम अपने दिन प्रतिदिन दिनचर्या में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। हम रास्ते में जा रहे हैं तो कोई होर्डिंग लगे तो हम उसको भी पढ़ते हैं। तो पढ़ना एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट है हमारी लाइफ का, ठीक है। तो एज वेल एज स्कूलिंग, लाइफ का भी और स्कूल का भी। तो स्कूल में तो हमको हर चीज़ कहीं ना कहीं पढ़ने की होती है। तो मैनी ऑफ अस स्टार्ट अवर डे परहैप्स बाय रीडिंग द न्यूज़। परहैप्स का मतलब होता है शायद, यानी हम में से बहुत सारे लोग, अब मेरे से जो बच्चे पढ़ रहे होंगे या फिर मैं भी, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपना दिन की शुरुआत न्यूज़पेपर को पढ़ने से ही करते हैं। न्यूज़पेपर कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इन डिफरेंट शेप। एक न्यूज़पेपर में, एक अखबार में अलग अलग यानी डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग प्रकार से अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती है, अलग अलग शेप्स में। दे मे बी न्यूज़ अबाउट पॉलिटिकल इशू, मिसशेप्स, सोशल इशूज, स्पोर्ट्स, रिक्रूटमेंट, एडवर्टाइजमेंट एटसेट्रा। बीइंग इंग्लिश टीचर ऑफ इंग्लिश, बीइंग ए टीचर ऑफ इंग्लिश, ठीक है, we should know how to use these material for reading comprehension. We find different type of printed material in different forms in newspaper. बहुत सिंपल सी बात उन्होंने लिखी और बहुत ही अच्छे शब्दों में उन्होंने बयां किया अपना आंसर। उन्होंने कहा कि एक जो न्यूज़पेपर में होती है उसमें अलग अलग तरह की न्यूज़ होती है, जैसे हो सकता है वो सोशल इशू से रिलेटेड हो सकता है पॉलिटिकल इशू हो, तो हो सकता है उसमें स्पोर्ट्स की न्यूज़ हो, यानी रिक्रूटमेंट, एडवर्टाइजमेंट, सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो बीइंग ए टीचर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश टीचर होने के नाते हमको पता होना चाहिए कि इन चीज़ों का यूज़ कैसे करना है, कहाँ पे क्या कैसे करना है, और कैसे इन चीज़ों को पढ़ना है, और पढ़ना भी कैसे, कंपरेशन के साथ, यानी समझ के साथ, उसका अर्थ ग्रहण करते हुए कैसे पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें हमको आनी चाहिए, इसलिए हमको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। इससे हमें चारों तरफ हमारा ध्यान रहता है कि ये वाली चीज़ें ऐसा। मुझे भी मैं भी न्यूज़पेपर की जब मैंने आदत डाली थी ना खुद को, और इतनी अच्छी आदत हो गई थी कि न्यूज़पेपर ना पढ़ो तो दिन ही नहीं लगता था मुझे। एंड लिटरली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, और बहुत सारे हमको आसपास का इन्वायरमेंट का पता चलता है, प्लस कोई चीज़ कैसे लिखी जाती है, उसका औपचारिक रूप क्या है, वो हमें पता चलता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, डू द एडवर्टाइजमेंट हैव एनी लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन, इफ यस एक्सप्लेन इट। क्या एडवर्टाइजमेंट का कोई लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन होती है? अगर होती है तो एक्सप्लेन करिए, ठीक है। विज्ञापन में मतलब एडवर्टाइजमेंट प्ले अ ग्रेट रोल इन डेली लाइफ, हमारी जो डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, ग्रेट रोल। इन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर देयर आर मैनी रिक्वायरमेंट्स एंड नीड टू फिल द पोस्टेज एंड टू सेल प्रोडक्ट, ठीक है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर में भी एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पोस्ट होती है, बहुत सारी ऐसे पद होते हैं जिनको जो खाली है उनको भरने के लिए, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, या कोई प्रोडक्ट है उसको सेल करने के लिए, इन सब के लिए विज्ञापनों की ज़रूरत होती है। हम सभी अच्छे से जानते हैं, इतना समझाने की ज़रूरत आपको है नहीं, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट में भी इन द फॉर्म ऑफ होल्डिंग्स नहीं होगा, ये होर्डिंग्स होगा। ये वर्ड शायद थोड़ा सा गलत मिसप्रिंट हो गया होगा। होर्डिंग्स वो होते हैं जो बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं ना, उनको बोलते हैं होर्डिंग्स, ठीक है। HORD होता है होल्डिंग्स, ठीक है। तो उसके हम क्या बोल रहे थे, हम पढ़ रहे थे यहाँ पे तो हाँ,
एडवर्टाइजमेंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ होर्डिंग्स, ब्लॉग्स इन द न्यूज़पेपर जो अलग अलग ब्लॉग्स होते हैं, बने होते हैं, न्यूज़ विज्ञापन का, वर चाहिए वधु चाहिए, वो भी एक तरह का विज्ञापन ही है, ठीक है, पैम्पलेट्स एटसेट्रा। दीज एडवर्टाइजमेंट हैव मच लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन सो द लर्नर शुड लर्न हाउ टू रीड एंड कंपेरेंट देम। तो इसमें भी भाई भाषा तो सब में यूज़ हो रही है, और भाषा यूज़ कर रहे हैं, तो वो भाषा चाहे प्रिंटेड है चाहे लिखी हुई है, तो हम उसको पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी भाषा का यूज़ हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसमें लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन तो होती ही है। तो इसलिए लर्नर को, मतलब जो भी पढ़ रहा है उसको, शुड लर्न हाउ टू रीड एंड कंपेरेंट, तो उसको पता होना चाहिए कि इसको कैसे पढ़ना है और कैसे इसको समझना है। यानी उसमें जैसे एडवर्टाइजमेंट का भी अलग होता है कि वो सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी 11th 12th 10th में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अ प्रोस्पेक्टस कन्वेज टू पेरेंट और स्टूडेंट। स्टूडेंट को या पेरेंट्स को जो प्रोस्पेक्टस होता है वो किस प्रकार की इंफॉर्मेशन देता है? प्रोस्पेक्टस, अ प्रोस्पेक्टस इज अ प्रिंटेड बुकलेट एडवर्टाइजिंग अ स्कूल, अ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट टू पोटेंशियल पेरेंट और स्टूडेंट। ठीक है, जो प्रोस्पेक्टस होता है ना, वो एक स्कूल जारी करता है, यूनिवर्सिटी जारी करती है, कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है या कोई कॉलेज हो सकता है, हमारा महाविद्यालय, ठीक है, यानी कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई कोचिंग वाले भी हो सकते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट वो अपने प्रोस्पेक्टस जारी करते हैं, मोस्टली करते हैं। प्रोस्पेक्टर मे बी इन द फॉर्म ऑफ ब्रोचरस, एडवर्टाइजमेंट, डिस्क्रिप्टिव एटसेट्रा, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंस्टीट्यूट, फैकल्टी, अवेलेबल कोर्सेज, फैकल्टीज, वैकेंसी, हॉस्टल फैसिलिटीज, फीस एटसेट्रा। देखो प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, प्रोस्पेक्टस मैं भी नहीं जानती थी क्योंकि मेरे स्कूल में नहीं था, लेकिन जब मैं स्कूल से मैं होने के बाद इसमें से और बहुत सारी चीज़ें, एक बुकलेट होती है, बुक की टाइप में होते हैं, मतलब 2-3 पेजेस का होगा, 2-3-4-5 पेजेस का होगा प्रोस्पेक्ट, उसको पैम्पलेट प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। तो प्रोस्पेक्टस में जो पहले फर्स्ट पेज पे जाता है उसका स्कूल का फोटो होता है, थोड़ा बहुत लिखा होता है टीचर्स वगैरह के, कुछ भी मतलब स्कूल के बारे में, फिर उसकी स्कूल की फैसिलिटीज़, स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या उसमें योजनाएँ चल रही हैं, क्या किसकी मतलब कितने बच्चों की सीटें वैकेंट है, कितने स्टूडेंट हैं, एसी है नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, हॉस्टल फैसिलिटी है, फ़ी कितनी है, सब चीज़ें उसमें दे रखी होती हैं। क्यों होती है? बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस स्कूल को जाने और अपने बच्चों का दाखिला करवाएं, एडमिशन करवाएं। क्लियर? तो यही होता है प्रोस्पेक्टस। स्टूडेंट नीड टू हैव लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी टू रीड दिस प्रोस्पेक्टस सो दैट दे कैन मेक प्रॉपर चॉइसेस रिगार्डिंग द कोर्सेज एंड फुलफिल ऑल रिक्वायरमेंट देयर। तो स्टूडेंट को प्रोस्पेक्टस को भी अच्छे से पढ़ना आना चाहिए ताकि वो देख सके कि उनकी प्रॉपर उनके कोर्स के हिसाब से वो स्कूल या इंस्टीट्यूट ठीक है या नहीं। सो दैट वाज ठीक है। तो इसमें भी कुछ खास था नहीं। प्रोस्पेक्टिव भी प्रोस्पेक्टस क्या कन्वे करता है? तो इन्फॉर्मेशन कन्वे करता है, और तो क्या ये इन्फॉर्मेशन वो किसके स्कूल के बारे में, उसकी फैसिलिटीज़, ये वो आपको अच्छे से भर के लिख देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू वी फाइंड मेन्यूज़, व्हाट डू दे इन्फॉर्म। ठीक हो, तो मेन्यूज़ क्या कन्वे करते हैं, मेन्यू क्या होता है? मेन्यू हम सब जानते हैं, आप सब खूब अच्छे से आराम से होटल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, कैफ़े में जाते हैं, तो आप वहाँ मेन्यू देखते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो वही मेन्यू की बात यहाँ पे कर रहे हैं। मेन्यू इज अ प्रिंटेड मटेरियल हैविंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द फूड, ड्रिंक्स, स्नैक्स एटसेट्रा टू बी सर्व इन द होटल एंड रेस्टोरेंट। बिल्कुल ठीक है, आपको समझाने की जरूरत है ही नहीं। It may have detailed information about all these items or in the form of a list of eatable along with the their printed rates। हो सकता है दो तरह से होता है, मतलब इधर आपको पूरा चीज़ें लिख दी कि ये चीज़ें हैं हमारे रेस्टोरेंट में, हमारे कैफ़े में आपको ये चीज़ें मिलेंगी, प्लस ये इनके साथ में इसका प्राइस भी लिख रहा है। इट में आल्सो मेंशन द स्पेशलिटी ऑफ द होटल और रेस्टोरेंट। हो सकता है इसमें हमारा रेस्टोरेंट शाही पनीर के लिए या फिर चाउमीन के लिए या इटालियन खाने के लिए, जिसकी चीज़ के लिए फेमस है उस चीज़ को आपने अलग से भी स्पेशल हाईलाइट कर सकते हैं वहाँ पे। हाँ जी बेटा, आ रही हूँ। For customer convenience, the menu is mentioned in the form of different categories of food such as starters, soup, Chinese, Italian, Indian spices, soft drinks and shakes, desserts, etc. तो कस्टमर की कन्वेंस के लिए, उसके और भी सहूलियत के लिए मेन्यू को भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे स्टार्टर अलग होते हैं, सूप अलग होते हैं, उसमें चाइनीज़, इटालियन, आपको क्या खाना है आप आराम से, ठीक है, तो उसमें अलग अलग दे रखा होता है कि इंडियन में हमारे यहाँ पे ये मिलेगा, इटालियन में ये डिशेज़ है, जो भी है सब कुछ, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रैक्टिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मेन्यू इज इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग द बेस्ट पॉसिबल चॉइस टू पर्सन कंसर्न। तो जो भी पर्सन खाना चाहता है वो अपने मेन्यू में देखे और बताए, तो यही होता है, सिंपल सा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम सब लिख सकते हैं, हम सबको पता होता है
लिखने में थोड़ा सा हम शाई करते हैं, तो भैया आपको नंबर चाहिए तो कोई शर्माना नहीं है किसी चीज़ से, और थोड़ा सा लिखने की आदत डालो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, डिफाइन टाइम टेबल विद एन एग्जाम्पल। ओके, तो इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। टाइम टेबल नहीं होता हमारा स्टडी टाइम टेबल, इसके अलावा बहुत सारे टाइम टेबल होते हैं, जैसे कि अराइवल यानी आगमन, एंड डिपार्चर यानी प्रस्थान, ठीक है। अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ ट्रेन्स यानी ट्रेन्स के यानी रेलगाड़ियाँ जो होती हैं उनके आने और जाने का टाइम टेबल भी होता है कि ये वाली कोई भी है रानीखेत एक्सप्रेस इस टाइम आएगी, इसके जाने का टाइम ये है, वो बात अलग है, वो बहुत लेट आती हैं, खैर इनका टाइम जो भी होता है। ऐसे बसों का भी टाइम होता है, ऐसे प्लेन्स का भी पूरा टाइम टेबल होता है। एयरपोर्ट्स पे ऐसे ही बस का बस स्टॉप्स पे, एंड ट्रेन्स का स्टेशंस पे। तो या फिर इसके अलावा हमारा जो इंस्टीट्यूट है, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, वहाँ पे भी टाइम टेबल होता है कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक यानी 40 मिनट या 1 आवर ये टीचर पढ़ाएंगे, उसके बाद आपका लंच होगा, या फिर उसके बाद ये टीचर, तो वो भी एक टाइम टेबल का ही रूप होता है। तो यहाँ पे क्लास टाइम टेबल दे रखा है, आप देख सकते हो। आपको थोड़े नंबर एक्स्ट्रा चाहिए तो ऐसा कुछ बना देना अपने मन से, कुछ भी वॉट एवर यू वांट। टाइम टेबल बनाने में वैसे भी बहुत ही हाई फाई है, अपना टाइम टेबल लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से लिखना लेंगे, है ना। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन पर्सनल एंड फॉर्मल लेटर। देखो कितना बच्चे वाला क्वेश्चन है ना, बिल्कुल क्यूट सा क्वेश्चन है, हम आराम से कर सकते हैं। व्हाट इज फॉर्मल पर्सनल एंड फॉर्मल लेटर में डिफरेंशिएट करना, यानी हमको डिफरेंशिएट करना है, उनकी विभिन्नताएं बतानी है। तो देखो पर्सनल लेटर वो होते हैं जो हम पर्सनल लिखते हैं, हम अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं, मम्मी को लिख रहे हैं, पापा को, बहन को, भाई को, रिलेटिव को लिख रहे हैं, तो वो पर्सनल है, हमारी पर्सनल चीज़ है। फॉर्मल वो होते हैं औपचारिक, यानी हम कलेक्टर को लिख रहे हैं, हम ऑफिशियल लेटर, जिसमें ऑफिशियल लेटर आ गए, शिकायती पत्र वगैरह आ गए, हम शिकायत करने के लिए लिख रहे हैं, हम प्राइम मिनिस्टर को लिख रहे हैं, किसी को भी लिख रहे हैं, वो एक फॉर्मल वे में लिखा जाता है, वो एक फॉर्मल लेटर होता है। हमको पता है ये, बट हमको लिखने का तरीका आना चाहिए। तो देखो क्या है, पर्सनल लेटर बेस्ड ऑन द इंटेंडेड रिसिपेंट लेटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, दैट इज पर्सनल एंड फॉर्मल। ऑल लेटर एड्रेस टू रिलेटिव फ्रेंड्स और टू द ये क्या लिखा है, टू द पर्सन whom the writers knows intimately are personal letter. Similarly, letters written to an institute, official or other than person or other than friends and relative are, देखो वही जो मैंने बात बोली उसको इन्होंने लिख दिया, तो सिंपल होगा, आपको समझ आ गया होगा, आई होप सो। Moving toward next one, differentiate between SMS and MMS on mobile phone। तो मोबाइल फ़ोन में SMS क्या होता है और MMS क्या होता है। MMS समझ रहे हो ना, अब कौन सा MMS बताती हूँ मैं। SMS का मतलब होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, ठीक है, और MMS का मतलब होता है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। SMS में ओनली टेक्स्ट मैसेजेस कैन बी सेंड। देखो मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, मैंने ऊपर वाली चीज़ छोड़ दी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ओनली टेक्स्ट मैसेज कैन बी सेंड, और MMS में पिक्चर और वीडियो भी टेक्स्ट मैसेज के साथ सेंड कर सकते हैं। तो देखो SMS और MMS में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, SMS में सिर्फ हम टेक्स्ट लिखते हैं, MMS में हम वीडियो, ऑडियो, पिक्चर्स सब कुछ ऐड कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो मुझे नहीं लगता कि इसके इतना टाइम देना चाहिए। अगला है, व्हाट इज द फास्टेस्ट एंड द चीपेस्ट वे टू सेंड मेल्स नाउ ए डेज, एक्सप्लेन। आजकल के दिनों में, यानी आज वर्तमान में, जब फास्टेस्ट एंड चीपेस्ट वे क्या है मेल्स को सेंड करने का, तो सबके फ़ोन में ईमेल होता है, हमको पता है अच्छे से। ईमेल इज़ द फास्टर एंड द चीपेस्ट वे टू सेंड मेल्स नाउअडेज। तो ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल इज़ द फास्टेस्ट एंड द चीपेस्ट वे टू सेंड मेल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड। मैं यहाँ पे हूँ, मैं USA में किसी को ईमेल भेज रही हूँ, भेज सकती हूँ, मैं मेरे पड़ोसी को भेज रही हूँ तो वो भी भेज सकती हूँ, तो मतलब हम किसी को भी भेज सकते हैं। बस इसमें क्या चाहिए, हमको ईमेल चाहिए, अगले वाले की और हमारी खुद की होनी चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। इट कुड बी फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरह से हो सकती है ये कम्युनिकेशन। देयर शुड बी प्रॉपर सैल्यूटेशंस, देयर इज नो नीड टू राइट द एड्रेस ऑफ द रिसीवर्स और द सेंडर। कोई मतलब नहीं है एड्रेस, आपको सिर्फ क्या चाहिए, ईमेल आईडी। एन ईमेल आईडी इज रिक्वायर्ड टू सेंड, एन ईमेल आईडी इज रिक्वायर्ड टू सेंड ईमेल। वी कैन अटैच फाइल एंड पिक्चर अलॉन्ग विद द टेक्स्ट। हमारे टेक्स्ट के साथ, हमारे मैसेज के साथ हम फाइल एंड पिक्चर भी अटैच कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ सर्कुलर, एक्सप्लेन इट्स स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो सर्कुलर क्या होता है और इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है। तो सर्कुलर, सबसे पहले तो सर्कुलर की हिंदी आनी चाहिए, हमको सर्कुलर हिंदी में पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम थोड़ा सा इसके बारे में जान सकते हैं। तो सर्कुलर का मतलब होता है परिपत्र। क्या होता है, परिपत्र। अब परिपत्र सुनने के बाद शायद आपको समझ आने लग गया होगा कि सर्कुलर होती क्या भला है। देखो
सर्क्यूलर, पहले आपको ये पढ़ के सुनाती हूँ मैं। अ सर्क्यूलर ब्रॉडली स्पीकिंग इज़ द काइंड ऑफ लेटर एडवर्टाइजमेंट विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। एक सर्क्यूलर मोटे तौर पर एक लेटर या एडवर्टाइजमेंट की तरह होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूट यानी वितरित किया जाता है टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लोगों को वितरित किया जाता है। क्वाइट इन कीपिंग विद इस लिटरल मीनिंग, अगर इसका लिटरल मीनिंग जाने तो देखो सर्क्यूलर का मतलब होता है गोलाकार, वैसे जैसे सर्कुलर का मतलब यहाँ पे उन्होंने स्मॉल रिंग, एल सर्कुलर यानी स्मॉल रिंग, छोटी अंगूठी के का इसका अर्थ ये होता है अकॉर्डिंग टू दैम, ठीक है। ए सर्कुलर स्टार्ट एंड कम बैक एट द सेम प्लेस, इट हैज़ नो सेट फॉर्मल बट इट हैज़ फॉर्मल लैंग्वेज। इसका कोई ये खुद फॉर्मल नहीं होता, फॉर्मल सेट नहीं है, लेकिन इसकी लैंग्वेज फॉर्मल हो सकती है। एंड इंटेंडेड टू नोटिफाई एवरीवन, सबको कुछ नोटिफाई करने के लिए कोई ऐसा इशू होता है उसके बारे में परिपत्र निकाला जाता है। सर्कुलर्स आर यूजली नॉट, पता नहीं यहाँ पे क्या लिख रहा है, बट एट टाइम्स दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ पोस्टर, लीफलेट, हैंड आउट दैट मेक पीपल अवेयर ऑफ पर्टिकुलर इशू। तो एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर सर्कुलर निकाला जाता है। मैं आपको अभी सर्कुलर का एक नमूना दिखाती हूँ। देखिए ये है एक सर्कुलर, इसमें पहले डेट, फिर सब्जेक्ट, फिर थोड़ा सा सैल्यूटेशन, मतलब डियर ऑल, क्योंकि सब लोगों को लाइक वो कह रहा है सर्कुलर, कुछ सर्कुलर का भी कोई मतलब होता है ना, कोई मीनिंग होता है, तो सर्कुलर सबको इसमें डियर ऑल ये एक सैल्यूटेशन है, उसके बाद पूरी ये इसकी बॉडी आ गई। अपन एक दो और एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे ये देखो डेट, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन ऊपर नीचे हो सकता है, फिर बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट सेकंड, फिर कम्प्लीमेंट्री क्लोज लाइक सिंसियरली वगैरह जो भी, फिर सिग्नेचर, फिर सेंटेंस नेम जो प्रिंटेड होता है, और ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे और उसमें आप उसको पढ़ सकते हैं और अच्छे से। अगला क्वेश्चन भी तो करना है। व्हाट डज मॉडर्न पोइट्री रेफर टू? जो मॉडर्न पोइट्री है वो क्या रेफर करती है? मॉडर्न पोइट्री रेफर टू द वर्ड्स रिटन इन द 20th and the 21st century. However, it also includes poems written by the poets of the 19th century. It has less reliance to the use of rhymes. It lay more emphasis on strong imaginary and emotional content. Imagery therefore holds the key of understanding the modern poetry. तो आजकल जो आधुनिक जो कविताएं हैं वो क्या रेफर करती हैं? तो जो 20वीं, तो ये क्या रेफर करती है, जो 20वीं और 21वीं शताब्दी में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो वर्ड्स लिखी हुई हैं, चीज़ें मतलब पोइट लिखी हुई हैं, वो उसको ही हमने मॉडर्न पोइट्री कहा है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे भी पोइट हैं जिन्होंने 19th सेंचुरी में कुछ लिखा था, कुछ मतलब पोएम्स लिखी थी, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। इसमें क्या होता है, इसमें लेस राइम का यूज़ कम किया हुआ है और ज़्यादा एम्फेसिस यानी ज़्यादा जो दबाव दिया है, ज़्यादा जो ज़्यादा जो जोर दिया है वो दिया है स्ट्रॉन्ग इमेजरी पे एंड इमोशनल कंटेंट पे, ठीक है। यानी भावनात्मक रूप से कंटेंट ज़्यादा है और कल्पनाशील वाला लाइक इमेजिनरी चीज़ें ज़्यादा हैं इसमें, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्कीमिंग एंड स्कैनिंग? टाइप्स ऑफ रीडिंग जो होते हैं, तो स्कीमिंग एंड स्कैनिंग मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ पिछले वैसे तो क्लास में, बट इसमें भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्कीमिंग क्या होता है? इट इज़ द टाइप ऑफ रीडिंग एट वंस फास्टेस्ट स्पीड, यानी बिल्कुल एक व्यक्ति जितनी तेज़ी से पढ़ सकता है ना उतनी तेज़ी से वो पढ़ता है स्कीमिंग में। वहीं स्कैनिंग में देखें तो इट इज़ अ टाइप ऑफ रीडिंग टेक्निक टू लोकेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्विकली। हमको इसमें तेज या ज़्यादा का सीन नहीं होता, वैसे इसमें भी तेज ही पढ़ा जाता है, मतलब क्योंकि स्कैन करना है हमको, कम टाइम में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को लोकेट करना होता है इसमें स्कैनिंग में। अगला है स्कीमिंग में, इट इज़ यूज टू गेटिंग मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ लॉट ऑफ मटेरियल। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं बिकॉज हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमको गैदर करनी है। अगर इसमें देखा है तो इट इज़ यूज फॉर सिलेक्टिवली डिगिंग आउट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ बुक्स, यानी जैसे कि स्कैन करते हैं, स्कैनिंग में क्या होता है, जैसे हमने डिक्शनरी ली तो हमको एक वर्ड, जैसे हमने वर्ड लिया लाइक प्रोकास्टिनेशन, तो हमको प्रोकास्टिनेशन का मतलब नहीं पता, तो हम सिर्फ उसी चीज़ को एक सिलेक्टिवली डिगिंग आउट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ बुक्स, तो बुक्स के अंदर सिर्फ हम उसी इन्फॉर्मेशन के लिए वो चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसी इन्फॉर्मेशन, यानी हमको प्रोकास्टिनेशन का मतलब नहीं पड़ा तो डिक्शनरी में हम प्रोकास्टिनेशन वर्ड ढूंढ रहे हैं कि इसका मतलब क्या होगा। क्लियर? नेक्स्ट इज इट इज़ यूजफुल फॉर रीडर वो स्किम न्यूज़पेपर हेडलाइंस और वो स्किम्स थ्रू अ बुक इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो स्किमिंग होती है ना, जैसे हम न्यूज़पेपर लेते हैं तो न्यूज़पेपर की एक एक चीज़ को हम ऐसे बिल्कुल अच्छे से नहीं पढ़ते, तो हेडलाइन में फास्ट स्पीड में ठीक है हमने पढ़ लिया, ठीक है, माइंड में सिर्फ थोड़ा सा रहा कि हमने ये पढ़ा है, हमको ये पता है, ठीक है। और या फिर हमारे पास कोई बुक है तो बुक को हम
हमारे पास कम समय है तो उसको जल्दी से हमने रीड आउट कर लिया, वो उसके लिए तो स्किमिंग यूज़ होती है। और स्कैनिंग क्या होती है? इट इज़ यूजफुल फॉर एक्सिक्यूटिव, प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स, एडमिनिस्ट्रेशंस, इन सब में लाइक यूज़ होती है, रिसर्चर्स में, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोफेसर्स में, बिकॉज इसमें हमें बहुत कम टाइम में अपनी जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो डिग आउट करते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। देखो आगे वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही ऐसे हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिकॉज हमने करे हुए 11th 12th सब पास करके आए हैं, तो मुझे नहीं लगता पढ़ाना चाहिए, बट आपको हल्का सा मैं क्वेश्चन जरूर समझा दूंगी। अगला क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू द चेयरमैन ऑब्लिक मेयर ऑफ म्युनिसिपालिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कंप्लेनिंग अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशंस इन योर लोकेलिटी। यानी आप जहाँ पे रहते हैं, आपकी लोकेलिटी, आपके घर के आसपास इनसैनिटरी कंडीशन है, यानी लाइक सफाई नहीं हो रही, कीचड़ है, ये वो इनसैनिटरी कंडीशन, यानी लाइक स्वच्छता वाला माहौल नहीं है, अच्छा माहौल नहीं है, तो उसके बारे में बताते हुए आप चेयरमैन को या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कंप्लेन लेटर लिखना है। तो आपको सबको पता है क्या होता है, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना होता है। यहाँ पे देखो 2 वाला तो रिवाज चला गया, इसमें एक लाइन छोड़ते हैं एड्रेस लिखने के बाद, उसके बाद जिसको आप दे रहे हो मतलब जो रिसीवर है उसका लिखते हैं, उसको संबोधित करते हैं, फिर अपना यहाँ पे 1 मिनट, एक पेज शायद ऊपर नीचे हो गया था, सॉरी। हाँ, तो उसमें भी अपने क्या किया, हमको एक लेटर लिखना है, तो लेटर में सबसे पहले अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है। यहाँ ऊपर अपना एड्रेस आ गया, अपना एड्रेस जैसे ही ऊपर आया उसके बाद, हाँ जी, यहाँ पे अपना एड्रेस आ गया, ठीक है। ऊपर आपने अपना एड्रेस लिख दिया, उसके बाद जिसको भेजना है वो लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन प्लीज़, मतलब अपनी बात लिखो। सबसे पहले स्टार्ट ऐसे ही करते हैं कि मैं आपका ध्यान इस मुद्दे की ओर केंद्रित करना चाहता हूँ कि हमारे लोकेलिटी में इनसैनिटरी कंडीशंस हो रखी हैं, ठीक है। 2 रोड्स हैं वो डाइलेप्टेड हैं, फुल ऑफ स्मेल, बिग पिट्स यानी बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं, बहुत सारा कचरा वगैरह वहाँ पे है, जो भी ड्रेनेज सिस्टम भी प्रॉपर नहीं है, और नालियाँ हमेशा गंदे पानी से भरी रहती हैं, फ्लडेड विद डर्टी वाटर्स, हीप्स ऑफ रबिश, यानी हीप यानी ढेर, यानी लाइक कूड़े का ढेर यहाँ वहाँ फैला रहता है, वहाँ से एमिट यानी लाइक एमिट यानी बैड स्मेल, यानी वो एक गंदी स्मेल एमिट करते हैं, यानी एमिट के लिए मुझे वर्ड यूज़ नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल में, एमिट यानी प्रवाहित करते हैं, या फिर उनसे गंदी बदबू आती है, और वो ब्रीडिंग प्लेस बन गया है मॉस्किटो के लिए, और इस वजह से किसी एक एपिडेमिक का भी खतरा मंडरा रहा है, कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाए तो, और जो सैनिटरी स्टाफ है वो भी कोई अटेंशन नहीं दे रहा, जबकि हमने उनको मौखिक रूप से बोल दिया और हमने उनको रिक्वेस्ट भी कर दी, लेकिन रिटर्न रिक्वेस्ट्स हैव बोर्न नो फ्रूट, लेकिन इसका भी हमको कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए प्लीज़ आप हमारे मुद्दे पे, हमारे लाइक जो भी मैंने आपको बताया है उस के ऊपर जल्दी से जल्दी ध्यान देवें, ठीक है। तो उसके बाद योर फेथफुली एंड योगेश उपाध्याय, जो भी आपका नाम है आप लिखिए, एंड दैट्स ऑल। बहुत सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन भी सेम है, राइट ए लेटर टू कलेक्टर टू स्टॉप द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर, तो कलेक्टर का लिखा, ठीक है। और जैसे अपना वो भी लिखते हैं ना, यहाँ पे जैसे इन्होंने नहीं लिख रखा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम एग्जामिनेशन हॉल, या जहाँ से आप क्वेश्चन लिख रहे हो, या एग्जाम यहाँ पे दे रखा हो कि आप कहाँ से हो, यू आर ए स्टूडेंट, यू आर राहुल फ्रॉम अलवर, तो जो कुछ भी लिख रखा है उन्होंने पहले, तो वो आप यहाँ पे अपना आप वहाँ लिखना है, ठीक है, कि जहाँ से आप लिख रहे हो, उसके बाद आप उनको लिखा जिनको, ठीक है। फिर दीज आर एग्जामिनेशन डेज, और हम एग्ज़ाम चल रहे हैं, हमारे लाइक लोकेलिटी में लाउड स्पीकर बैन है, लेकिन फिर भी यहाँ पे शादियाँ हो रही है, और मैरिज और वर्शिप प्लेसेस है, यानी जो पूजा घर हैं उसके वो भी आसपास में, मतलब लाउड स्पीकर बहुत यूज़ होते हैं, हमारे पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो प्लीज़ 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 हमारे आप इस पर एक्शन लीजिए। तो ये वाला हमको आप अच्छे से जानते हैं ना, सिंपल सा। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको आती है तो टाइम वेस्ट ना करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एन ऐसे ऑन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन समझते हो ना, लिंग भेद, लिंग यानी लड़का और लड़की में जो भेदभाव है, उस पर एक ऐसे लिखना है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये चीज़ बताने की ज़रूरत है कि इस पर ऐसे कैसे लिखते हैं, है ना। तो इन्होंने तो ये लिख रखा है कि मतलब जैसे किसी बच्चे ने लिखा है, तो वी कम अक्रॉस मैनी इंस्टेंसेस, यानी मैंने अपने लिंग भेद के बहुत सारे उदाहरण देखे हैं कुछ टाइम पहले। मैं अब देखो इसका हिंदी अनुवाद लिखा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको पढ़ सकते हो, लेकिन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे तो आपको खुद भी आता होगा, नहीं आता होगा तो आपको अलग से बता दिया जाएगा। बट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसा टॉपिक है, हम सब अच्छे से जानते हैं, और छोटे बच्चे थे ना जब 5वीं 6ठी से, तब से लिखते हैं इस पर, तो ऐसे तो आप सबको आते होंगे। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट ए पैराग्राफ ऑन द ग्लोबल मीन्स ऑफ टेररिज्म
टेररिज्म और ऑन टेररिज्म, यानी आपको टेररिज्म यानी आतंकवाद के ऊपर भी आपको पैराग्राफ लिखना है, आराम से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो टुडे वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड इज टेररिज्म, इट कॉजेज अ लॉट ऑफ वरी एंड टेंशन, बिल्कुल ठीक है। आज लाइक एक विश्व की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो टेररिज्म हो चुकी है, इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन और वरी तो होता ही है। टेररिज्म अफेक्ट द कंट्री एडवर्सली एंड हिंडर अवर प्रोग्रेस, बिल्कुल ठीक है। आतंकवाद जो है ना वो हमारी कंट्री को बहुत ही बुरी तरह अफेक्ट कर रहा है, मतलब उसको प्रभाव डाल रहा है, एंड हिंडर देयर प्रोग्रेस, और हमारी प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं रोक रहा है, क्योंकि हम इतना पैसा टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, मतलब आतंक उसको ख़त्म करने के लिए लगाते हैं। वही अगर चीज़ हम अपने प्रोग्रेस इतना लाइक आर्मी पे या इन सब पे इतना खर्चा हो जाता, उतना खर्चा अगर हम लाइक हमारे देश के ऊपर वैसे करें प्रोग्रेस के लिए, तो देखो हमारा देश कितना आगे हो सकता है। तो ये आप आराम से आपको पढ़ भी सकते हो, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसमें हिंदी भी लिखी हुई है, तो आप पढ़ भी सकते हो। इवन आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कुछ महीने पहले गोधारा कांड भी गुजरात में हुआ और ये वो, ठीक है। इसमें आप नई चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, ये बुक थोड़ी सी आई थिंक पुरानी है, तो आप नई चीज़ें ऐड कर सकते हो आराम से इसमें, कि अभी भी तो कुछ अभी तो दोबारा भी तो अभी वो हुआ था ना अपने, तो वो वाली चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट ए पैराग्राफ ऑन द इम्पैक्ट ऑफ मीडिया और द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। तो उन्होंने अब 2 एग्जाम्पल दे दिए, मतलब इम्पैक्ट ऑफ मीडिया और द इम्पॉर्टेंस या फिर वैल्यू ऑफ न्यूज़पेपर। तो इन पे आपको पैराग्राफ लिखना है, बहुत ही सिंपल वे में आप लिख सकते हो। न्यूज़पेपर आर ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस इन आवर प्रेजेंट लाइफ, it is important feature for the present day society. We get knowledge about the international and the national events through newspaper have minimized the distances of the country or the world, बिल्कुल ठीक है। न्यूज़पेपर में हम देश विशेष की न्यूज़ पढ़ते हैं और हमको एक फील होता है कि अरे वो उनकी भी, मतलब हम वहाँ पे ना होते हुए भी वहाँ की चीज़ों को जानकारी रखते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल लीडर्स डिपेंड ऑन, हाँ तो पॉलिटिकल लीडर्स की भी न्यूज़ आती है, मतलब पॉलिटिकल इशू, सोशल इशू, हर चीज़ कहीं ना कहीं कहाँ पे क्राइम बढ़ रहा है, हर चीज़ कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर हमको एक लाइक रियल चीज़, कुछ फेक नहीं होता उसमें मोस्ट ऑफ द, लाइक हम न्यूज़पेपर की जगह कोई रिप्लेस नहीं करता। चाहे सोशल मीडिया चाहे व्हाट्सअप आ गया है, बट उस पर न्यूज़ फेक हो सकती है, लेकिन न्यूज़पेपर एक लाइक हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। जब चीज़ न्यूज़पेपर में आती है तभी हम विश्वास करते हैं कि हाँ हम भी DLED के एग्ज़ाम होने वाले, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये आप पढ़ सकते हो आराम से, और ऐसा कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कैन आवर कंप्रहेंशन ऑफ अ टेक्स्ट इम्प्रूव। कंप्रहेंशन ऑफ द टेक्स्ट में बी इम्प्रूव बाय द फॉलोइंग, जो यानी कुछ भी टेक्स्ट लिख रहा है, कोई भी वर्ड लिख रहा है, तो उसकी समझ कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आस्क योरसेल्फ व्हाट यू ऑलरेडी नो अबाउट इट्स टॉपिक, रिसर्चिंग द टॉपिक ऑन बुक कवर्स एंड इनर फ्लैट, क्या लिख रखा है, लर्न न्यू वर्ड, रिफ्लेक्ट ऑन द मटेरियल, टेस्ट योरसेल्फ टू डिटरमाइन हाउ वेल यू हैव लर्न ऑन द मटेरियल। देखो हाउ कैन यू कंप्रहेंशन ऑफ द टेक्स्ट इम्प्रूव, यानी टेक्स्ट की समझ आप कैसे और विकसित कर सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसा है नहीं, बस ऐसे ही डाल देते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, व्हाट इज़ एन ओपिनियन ऐसे। ओपिनियन ऐसे क्या होता है, ओपिनियन ऐसे में मतलब जो राइटर होता है वो ऐसे की बॉडी में अपने ओपिनियन भी डालता है, ठीक है। जैसे मुझे कहा जाए कि लाइक जो SC ST का रिजर्वेशन है वो ठीक है या नहीं है, या उसके ऊपर कोई डिबेट, या फिर उसके ऊपर मुझे ऐसे लिखने के लिए बोला जाए, ओपिनियन ऐसे लिखने के लिए बेसिकली बोला जाए, तो मेरा ओपिनियन होगा कि हाँ SC ST का लाइक रिजर्वेशन सही है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना कि आप बिल्कुल एलिजिबिलिटी देख ही ना रहे हो। हमारे स्कूल में एक टीचर थी, बिल्कुल एलिजिबल नहीं थी, लेकिन वो थी SC कास्ट की और उनको जॉब मिल गई, तो वो भी तो गलत है ना, क्योंकि एक उनको जॉब दिलवाने के चक्कर में पता नहीं कितनी ज़िंदगियाँ ख़राब हो सकती हैं ना, तो वो भी एक गलत हो। तो वो मेरा ओपिनियन ऐसे होगा, यानी मैं अपने ओपिनियन भी लिखूँगी, हाँ मैं उसको अच्छे से लाइक क्लैरिफाई करूँगी कि इसका मतलब क्या होता है, ये वो कब से स्टार्ट हुआ, ये सब मतलब उस चीज़ के बारे में आपको लिखना है, लेकिन उसमें अपना ओपिनियन भी देना है, ठीक है। सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, क्या कहता है कि व्हाट डज अ प्रोडक्ट प्रोफाइल शो, यानी जो प्रोडक्ट की प्रोफाइल होती है वो क्या क्या शो करते हैं। देखो कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, हमने कुछ भी ब्रेड का पैकेट ही खरीदा क्यों ना, उसमें हर चीज़ लिखी होती है। उसमें एक ग्रीन कलर का मार्क होता है, चलो ये तो एडिबल चीज़ों पे हो गया। इसके अलावा कुछ और चीज़ें खरीदते हैं तो उसमें ISO का सर्टिफिकेशन होता है, एग मार्क होता है, और फूड वाले आइटम पे
एगमार्क होता है, ठीक है। इसके अलावा उसका वेट, MRP, मैन्युफैक्चरिंग डेट, डेट ऑफ एक्सपायरी, सब कुछ लिखा होता है। तो और उसमें ये भी होता है कि क्या क्या कंटेंट, अगर कोई खाने की चीज़ है तो उसमें कंटेंट क्या क्या है, तो वो सब कुछ लिखा होता है। उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, कैलोरीज कितनी है, कैल्शियम, विटामिन, सब कुछ लिखा होता है। तो ये एक प्रोफाइल शो करती है। इट्स सो सिंपल है, आप पढ़ सकते हो उसको आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट। लिटरेरी टेक्स्ट का यूटिलिटी क्या है? लिटरेरी टेक्स्ट इज रीड for knowledge, refinement and pleasure in different form and style. It can be prose, fiction, poetry, novel, drama, essays and articles. जो साहित्य होता है, साहित्य में सब कुछ चीज़ें आती हैं। Literary text deal with all sort of emotion that exist in the world. बिल्कुल ठीक है। They are fictional composition based on the artist's will and imagination and are therefore subjective. तो जो भी लाइक साहित्य होता है उसमें बहुत सारे साहित्य सच्चा होता है। इसके अलावा इमेज काल्पनिक भी होता है, जो कि राइटर्स की इच्छा, उसकी चाह के अनुसार वो किसी भी कहानी को कोई भी नया मोड़ दे देता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिस्कोर्स स्ट्रक्चर इन द स्टोरी। डिस्कोर्स स्ट्रक्चर इन द स्टोरी, देखो जो भी आप स्टोरी लिख रहे हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो सस्पेंस, क्यूरियोसिटी, ये चीज़ें, सरप्राइज, सस्पेंस, क्यूरियोसिटी आर द थ्री इंपॉर्टेंट डिस्कोर्स स्ट्रक्चर यूज इन एंटरटेनमेंट स्टोरी। यानी जो मनोरंजक स्टोरियाँ होती हैं उनमें सरप्राइज यानी अरे इस चीज़ के बाद एक नया, एक आश्चर्य देखने को मिले। सस्पेंस यानी लास्ट में क्या होगा, यानी हीरोइन, हीरो, वो वाली जो चीज़ें होती हैं वो सस्पेंस एक क्रिएट होता है। एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा होती है कि इससे अगले फील्ड में क्या होना चाहिए। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये थीक्स होती है। तो सरप्राइज इज प्रोड्यूस्ड बाय इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट इवेंट इंफॉर्मेशन इन द इवेंट स्ट्रक्चर बाय omitting it from the discourse structure. The information is necessary for the correct interpretation of the event sequence. ठीक है, सस्पेंस इज क्रिएटेड बाय, आप पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं और बहुत अच्छा सा है ये, ठीक है। तो याद इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि देखो सरप्राइज, एक मिनट, सॉरी कि कोई भी स्टोरी है वो तब चलती है जब उसमें सरप्राइज होता है, सस्पेंस होता है एंड क्यूरियोसिटी होती है। एंड यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। और ये वाली वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई, आई नो, बट क्या करें, अब पढ़ना है तो अब अगली जो क्लास होगी वो ऐसे टाइप क्वेश्चन वाली होगी। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।